मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। ये कहावत उतनी ही सत्य है कि वृक्ष जितना बड़ा हो जाता है उतना अपना स्कोप बढ़ा देता है, उतनी ज्यादा छाया देता है और फलों से जब लद जाता है तो झुक जाता है। तो यही बात अक्सर से सत्य होती है जो मेरे लिए एडजेक्टिव आदरणीय मुदगिल साहब ने लगाए। बात शुरुआत में सुरेंद्र शर्मा जी ने प्रश्न ज्योतिष की थी। भाई कोई प्रश्न ज्योतिष लेके बैठा हो तो आधे घंटे एक घंटे बैठा हो तो उसको तो बेकार है। ठीक है, लग्न तो वही आएगा, पर प्रश्न की प्रकृति फिर भी बदलती है। हाँ, 60-85 में भी जो मैं समझता हूं, जितना मुझे याद आ रहा है, उसमें नक्षत्रों का कोई विचार नहीं बताया गया। प्रश्न लग्न और उसमें स्थित ग्रहों से उसका विचार होता है। लेकिन जब लग्न की स्थिति, हाँ ये बात भी सही है, प्रैक्टिकली लग्न की डिग्री का भी विचार नहीं किया जा रहा प्रश्न ज्योतिष में। और उस समय का लग्न कि अगर चलित में कोई स्थिति चेंज होती है तो भी विचार नहीं हो रहा। बात तो सही है, 1.25 घंटे से 2.25 घंटे के मध्य में जो भी एक लग्न रहेगा तो उत्तर तो वही है। उस बीच में अगर उसके पास क्लाइंट हैं, आते हैं, फुटफॉल बहुत ज्यादा है, फिर तो बड़ा दिक्कत है। और मेरे जैसे इसमें मनन करने वाले के पास तो कोई क्लाइंट आता नहीं, तो हम क्या करें? विचार तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा, अदरवाइज फिर क्या होगा? तो उसका एक सीधा सा साधन, मैंने एक दिन और भी बात की थी, इसी वैदिक ज्योतिष का ही एक अंग जो वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट मित्र और कौशिक जी हैं, तो बताएंगे। काकड़ी पद्धति एक है, केवल मृदा परीक्षण से ही हम भवन के बारे में बता दें। अब कुछ विद्वानों के बारे में मैंने सुना, मैं आदरणीय श्री को अभी मॉर्निंग आते बात शेयर कर रहा था कि इतने इस तरह के कार्य भी हम लोग करने लगे हैं। इसमें 2 तो आपको कॉलम पिलर दिख रहे हैं। जनरली 2 पिलर से काम चलता नहीं है मकान में। पुराने में तो केवल ईंट का बना दिया ठीक था। तो क्या हमने कोई दोष दूर करने के लिए वास्तु के हिसाब से 1 कॉलम की विशेष पूजा अनुष्ठान करा दिया, काम चल गया हमारा? पता नहीं। तो इसी तरह है, तो काकड़ी पद्धति के अलावा उसको हम यूज जब कर लेते हैं तो ये जो यंत्र है हमारा, ये मेरे ख्याल सबके पास है। हाथ की घड़ी में कुछ देखने में दिक्कत हो सकती है आगे पीछे। मैं समय देखूंगा कितना बजे टाइम, 12:03 हुआ। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। ये हर मिनट के बाद जो है बदल रहा है समय। 12 बजा है जो मैं बात कर रहा हूं घड़ी से। प्रिडिक्शन विद्वान आईकास चेन्नई चैप्टर के चेयरमैन होते थे और उन्होंने बहुत साल उसको प्रैक्टिस किया। आप कहेंगे तो मेरे पास एक छोटी सी एक पुस्तक है, मैं उसके फोटो शेयर कर दूंगा, 30-40 पेज है। तब उन्होंने जो अध्ययन किया, वैदिक ज्योतिषी थे, उन्होंने जो रिसर्च करके चीजें निकाली वो बिल्कुल सटीक बैठता है। 12:03, 12 बजे वो मानते हैं कि घड़ी से आपने देखा 12वीं राशि उस समय घड़ी के अनुसार कंप्लीट हो गई, अर्थात मेष लग्न उत्पन्न हो गया। 12वीं राशि मीन के बाद मेष उत्पन्न हो गया। और आवर को तो हमने ऐसे देख लिए, 3 मिनट है तो अप टू 5 मिनट, 5 मिनट तक का समय जो है पहली राशि मानते हैं मेष लग्न। क्या हुआ? वहां मेष लग्न आया और वो पहली राशि में है चंद्रमा, क्यों 3 है, 5 तक उसका नंबर 1 आएगा, 6 से 10 नेक्स्ट 10 तक आएगा तो 2 नंबर में 2 राशि में चंद्रमा स्थित होंगे। तो लग्न क्या आया? मेष, और चंद्रमा भी 3 ही मिनट है मेष में ही आया।
क्या हुआ, चंद्रमा उस घड़ी की पद्धति के अनुसार मेष लग्न में स्थित है और उसके फल उन्होंने सिंपल से कुछ बताए। मैं पहले उनको फलों को बता दूं। स्थिति कैसी बन सकती है, चंद्रमा लग्न में हो, चंद्रमा सप्तम में हो उस लग्न के घड़ी की पद्धति से अनुसार, 2। तीसरा, चंद्रमा षडाष्टक में हो, 6-8-12 में हो। चौथा, द्विद्वादश हो। 5वां, नवम पंचम हो। 6ठा, 11-3 का संबंध हो और आखिरी जो है 4-10 का संबंध हो। इतनी स्थिति आ सकती घड़ी के हिसाब से अगर हम देखते हैं, इससे ज्यादा कोई स्थिति नहीं बन सकती कोई भी समय आ रहा है। इससे आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कैसे, अब फल है, लग्न में ही चंद्रमा स्थित हो तो मेष उस समय जो प्रश्न करता है या जिस प्रश्न के बारे में है वो पूरा संशय से भरा हुआ है। उसके दिमाग में बहुत सारी उलझने हैं। आप देख लीजिए, उसके हथेली भी आपको दिखाएगी, उसने जो बताया हथेली में पूरा जाल बना होगा, बहुत छोटी 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 बारीक लाइनें मिल रही होगी। अब उसका उत्तर क्या होगा, समझ बहुत संशय में है। मुझे ये पूछना चाहिए कि नहीं, ये एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, सही या गलत है, आपको आंसर मिल गया। दूसरी स्थिति सम सप्तम, लग्न जो भी हो उसके सप्तम। अब लग्न शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय जो हम प्रश्न ज्योतिष करते हैं वो कुछ नहीं इसमें अप्लाई हो रहा है। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा आ रहे हैं उस घड़ी के अनुसार तो सम सप्तम के फल कैसे हैं। फिर अगर हम बात उसी कर रहे वास्तु की, उसी आमने सामने जब हम भोजन के लिए बैठते हैं डाइनिंग टेबल में, यह मान्यता है कि भैया स्त्री पुरुष को, हस्बैंड वाइफ को आमने सामने नहीं भोजन करना चाहिए, साथ बैठ के कीजिए। वो तनाव की स्थिति रहती है, प्रश्न का उत्तर भी तनाव वाली स्थिति है। और द्विद्वादश अगर हो रहा हो, द्विद्वादश तो आप चाहे भकुट मिलान में बात करें या और प्रश्न ज्योतिष में भी बात करें, वो नेगेटिव तो नहीं है। दूसरे भाव गया है तो कोई फॉलो कर रहा है आपको, पीछे गया है उसका व्यय हो गया है, वो उसका भी फल प्रश्न का नेगेटिव है। नवम पंचम अच्छा मानेगा, भकुट दोष भले ही आए, नवम पंचम का फल में उसके जो प्रश्न कर रहा है उसका आंसर पॉजिटिव है, उसकी इच्छा पूर्ति बताते हैं। षडाष्टक अगर बनता है, 6ठे में हो, 8वें में हो या द्वादश भाव में हो, तब द्विद्वादश के अलावा षडाष्टक में वो प्रश्न जो है खराब हो गया, आंसर उसका नेगेटिव ही होगा। अब 11-3 का संबंध एक और आ गया। 11-3 का संबंध भी माना गया है कि प्रश्नकर्ता की जो स्थिति है सॉलिड है, पॉजिटिव है, उसका उत्तर या उसका फल पॉजिटिव होने की संभावना है। और लास्ट रह गए 4-10 का संबंध। सामान्यतया 4-10 का संबंध वैदिक ज्योतिष में तो अच्छा माना गया, वो लाल किताब पर नहीं जाता, लेकिन घड़ी कहती है अगर उसके हिसाब से 4-10 का संबंध बन रहा है तो वो हार्ड लक है, अर्थात उसका काम बनेगा नहीं, बिगड़ेगा भी किसी भी हाल। एक प्रश्न उसकी ये थोड़ा सा संशय जो था, हम अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई जानना चाहे, हम 10-15-20 मिनट फोन पर 2-4 बात करें तो ये बहुत आसानी से सीरियल इतना, सिर्फ कैलकुलेट करने में आपको 2-4 बार गलतियां होती हैं लगाने में, बस। ये तो बात इतनी। दूसरी बात जो अस्त ग्रह और वर्गोत्तम, अगर पंजाबी वर्ड यूज कर दूं मैं, हालांकि पंजाबी नहीं आता, पंजाबी होने में ज्यादा आती नहीं, फिर भी कुछ वर्ड है वो पल्ले है ही, वो नहीं देना की है। वो अस्त की बात कहो वो कमजोर स्थिति में तो है, और पूर्ण अस्त की जब ये बात आ गई है कंप्यूटर की वजह से तो है, तो वास्तव में अस्त ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होता। फिर उसको हटाई दे तो कैलकुलेट ही ना करेगा, अस्त आ रहा है उसका इंपैक्ट ही ना ले। अस्त ग्रह है तो किसी न किसी भाव का तो कारक है, किसी न किसी भाव का तो स्वामी है। और उन विद्वानों को मैं नमन करता हूं जो टीवी पर भी कह देते हैं भैया इसका तो चंद्रमा अस्त है, इसका तो सूर्य अस्त है।
अस्त तो सूर्य चंद्रमा तो नहीं मैंने सुना या समझ में भी नहीं आता। भाई 5 ग्रह जो हैं पंचमहापुरुष जो बनाने वाले यही तो अस्त होते पूरे। और सूर्य चंद्रमा को भी अगर मैं यूज कर लूं अस्त के लिए तो हटाइए, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि महाराज, ये तो 2-2 भावों के 2-2 राज्यों के स्वामी हैं और इनके पास कार्यकत्व भी अधिक है। सूर्य चंद्रमा के अलावा इनका कार्यकत्व भी अधिक है, तो उनका प्रभाव तो होगा। हाँ, कितना होगा और फिर युति संबंध कैसे हैं वो भी होगा। कभी कभी ऐसा होता है अस्त ग्रह भी है और वो षड भाव में, त्रिक भाव में। कभी कभी होता है लग्नेश ही अस्त है या और पूर्ण शुभ भावों के स्वामी ही अस्त है, केंद्र त्रिकोण, या 2-3 एकादश भाव के स्वामी अस्त है, या वर्गोत्तम ऐसी परिस्थिति अगर हम साथ ले ले तो तब हमको उनको उनकी स्थिति परिस्थिति ये भी देखना है। उनको हमने नक्षत्रों के स्वामी से भी संबंध देखे, नक्षत्र किस नक्षत्र में है, अस्त कब हो रहे हैं, इनका विचार साथ मिला के देखते हैं तो हमको पता चलता है। अस्त ग्रह भी फल देते हैं, वर्गोत्तम फल ग्रह भी, जैसे अब बताए कि आपने बताया कि हाँ तुम्हारी संतान भी एक ही होगी, टेंडेंसी होती है ना वैसे, तो ये प्रभाव इनका ऐसे हम मिलान करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कभी कोई ग्रह नीच का हो जाता है किसी लग्न कुंडली में, तो लग्न कुंडली में वास्तव में क्या फल देने वाला है, या अस्त है। और जब हम डिविजनल चार्ट निकालते हैं, वर्ग कुंडलियां निकालते हैं, उनमें पर्टिकुलर कुंडली में उसकी पोजीशन बहुत बेटर हो रही है, तो उस भाव से संबंधित उस जो षोडश वर्ग कुंडली में उस कुंडली जो डिनोट करती है उससे संबंधित अगर हम ग्रहों को उनके फलों को कोरिलेट करते हैं, उसमें उसके रिजल्ट बेटर होते हैं। ओरिजिनली अगर वो नेगेटिव है, वीक है, वक्री है, अस्त है, नीच के हैं, और उस पर्टिकुलर कुंडली में वो आपको वर्गोत्तम होके उसका रिजल्ट तो स्ट्रॉन्ग दे देगा, लेकिन कैसे स्ट्रॉन्ग दे देगा उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम।